अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके जिस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या बाकी क्वेश्चंस हो गए, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई केम अप विद अ पेपर ऑफ मई जून 2024 जो कि हमारा लास्ट ईयर का पेपर था। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बता देता हूँ कि जो पेपर जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, सो देयर यू हैव लाइक 1 hour 30 minutes, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दो पोर्शंस में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है सेक्शन 3 जो सेक्शन ए आई एम सॉरी जो कंपलसरी होता है, और एक आपका होता है सेक्शन बी जिसके अंदर आप सब जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन होती है कि 4 में से आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए जो कि हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास जो है एक होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स ए, एक होता है सोर्स बी, एक होता है 7 मार्क क्वेश्चन, एक होता है 10 मार्क क्वेश्चन। तो फिलहाल जो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वो मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की करूंगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं मैंने देखा है कि वो इस सवाल के अंदर गलती करते हैं। तो क्या गलती होती है और उस गलती को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहली बात आपको यह समझने की जरूरत है, जो आपका सेक्शन ए है, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है 25 मार्क का, जिसमें सोर्स ए का आपके पास 3 नंबर का सवाल है, सोर्स बी 5 मार्क का है, आपके पास 7 मार्क का है और आपके पास 10 मार्क का है। इट मेक्स टोटल 25। जो बच्चा कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, उसका मकसद ही ये है कंपलसरी क्वेश्चन का कि यू हैव टू अटेम्प्टेड। तो अगर आप वो सवाल जो है उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सो देयर इज अ चांस कि आपको उस एग्जाम में फेल कर दिया जाए, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन अ परफेक्ट वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इंसर्ट फॉर दैट, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है वो इंसर्ट होता है, और इस इंसर्ट के अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आई विल रीड इट फॉर यू, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल फ्रॉम 1760 टू 1763 was concerned about British corruption and the loss of tax revenue in Bengal. He set about increasing Bengal's tax revenue by first reducing the amount of rent-free land and then by increasing the rate of land tax. He also warned that anyone who refused to pay would be evicted. As a result, for the first time since the Battle of Plassey in 1757, state revenue increased remarkably and the Nawab could pay his army and officials on time. अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बगैर सवाल को पढ़े हुए बिला वजह जो है पूरा पैराग्राफ लिखकर एग्जाम में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने पूरा जो पैराग्राफ है वो एग्जाम में लिख दिया था। बच्चे, आपने कभी भी इस तरह नहीं करना होता। देयर इज ऑलवेज अ वे, ठीक है। हर चीज का एक तरीका होता है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन देखना है। आप जब क्वेश्चन देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू सोर्स है, क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड को हमने समझना है। अब मीर कासिम इंक्रीज्ड द टैक्स रेवेन्यू फॉर बंगाल, के मीर कासिम जो है उन्होंने बंगाल का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई 3 वेज। अगर ये 3 वेज ना भी लिखा होता तब भी आपने 3 ही वेज बताने थे इन विच ही डिड दिस, बिकॉज दिस क्वेश्चन has 3 marks, so that means कि to get 3 out of 3 marks we have to write 3 reasons from source A. So according to source A, if we see the insert again, कौन से 3 तरीके थे जिसके जरिए उसने बंगाल का जो है वो टैक्स लोगों के ऊपर इंक्रीज किया था। सो इफ वी सी द सोर्स मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि यहां पर कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि उसने जो है वो किन 3 तरीकों से जो है वो टैक्स को बढ़ाया था। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें मिलता है ही सेट अबाउट इंक्रीजिंग बंगाल टैक्स रेवेन्यू बाय फर्स्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ, ये देखिए, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रेंट फ्री लैंड, एंड आ गया तो इसका मतलब है कि एक अलग हमें पॉइंट मिल गया वहां पे। देन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लैंड टैक्स, 2 पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गए। ही ऑल्सो वार्न्ड दैट एनीवन हु रिफ्यूज टू पे वुड बी एविक्टेड, कि जो बंदा इसको रिफ्यूज करेगा पे करने से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। सो इफ वी सी द मार्किंग स्कीम एंड वी गो फॉर लाइक द पॉइंट्स जो आपके पास प्रोवाइडेड हैं बाय एग्जामिनर, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें जो है वो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये देखें, आपके पास एक पॉइंट यहां पर आ गया बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रेंट फ्री लैंड, दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लैंड टैक्स, एंड थर्ड ही वांटेड दैट एनीवन हु रिफ्यूज्ड टू पे वुड बी एविक्टेड।
So if we see the marking scheme to get 3 marks, 1 mark for each relevant statement correctly identified from the source. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप as it is उठाकर लिखें. मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? जब कैम्ब्रिज जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है वो आपको कह रहा है कि कैंडिडेट्स में पैराफ्रेज बट कंटेंट मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द बुलेट पॉइंट स्टेटमेंट अबव. सो दिस इज हाउ यू डू योर 3 मार्क क्वेश्चन कि आपने 3 पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है. उन 3 पॉइंट्स को आपने स्टेटमेंट फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में जो है, बुलेट फॉर्म में मत लिखिएगा उसको, आपने एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके भी आप उन 3 पॉइंट्स को जो है वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट सोर्स बी. अब बच्चों को नहीं आइडिया कि जो सोर्स बी है आपका उसमें क्या करना है जी. कुछ बच्चे हैं कि जी जितनी बातें देखी, जो देखा उठाकर वहां पर लिख दिया और नहीं आइडिया कि सरफेस फीचर क्या है, इन्फरेंस क्या है. तो मैं आपको पहले ये चीज बता दूं कि 3 चीजें होती हैं आपके जो सोर्स बी 5 मार्क क्वेश्चन है उसके अंदर. 3 चीजों पर आपने गौर करना है. एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस फीचर, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं वैलिड इन्फरेंसेस. सरफेस फीचर बेसिकली आसान अल्फाज में वो होता है कि जो चीज आपको इस तस्वीर में नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है कि शाह आलम जो है वो तख्त पर बैठा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि उसके पास ब्रिटिश ऑफिशियल्स खड़े हैं, आपको नजर आ रहा है कि आपस में वो कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं. ये चीज क्या है? ये आपका सरफेस फीचर है. जो चीज आपको नजर आ रही है वो तो सरफेस फीचर है, लेकिन जो चीज आपको नजर आ रही है उससे आप इन्फर क्या कर रहे हो, उससे आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो, आपको समझ क्या आ रहा है, वो होता है वैलिड इन्फरेंस. सरफेस फीचर का ही वैलिड इन्फरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज जो आप देख रहे हो इसका मतलब आपके नजदीक क्या है. और बच्चे कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज होता है जो तस्वीर में नहीं होता लेकिन आपको पता होता है डेट वाइज, या फिर आपको पता होता है इस एम्परर के बारे में कुछ, उस टाइम पीरियड के बारे में जिस टाइम की ये पिक्चर होती है. तो अगर अब हम ये तस्वीर देखें तो अंदाजा अगर लगाएं बच्चे तो वो यही करेंगे कि एक बंदा है जो बीच में बैठा हुआ है, वो ब्रिटिश के साथ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रहा है. उसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं, हमारे राइट साइड पे सॉरी, कि कुछ लोग जो हैं वो आपको इंडियंस नजर आ रहे हैं जो मे बी उसके कोर्टिज हो सकते हैं. आपको दूसरी साइड पर भी लोग नजर आ रहे हैं. सो आपको लग रहा है कि ये कोई दरबार है या वो अपने उसमें ऑफिस में या कोर्ट में बैठा हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने ना तस्वीर को देखने के बाद पढ़ना जरूर है कि ये तस्वीर जो है ये ली कहाँ से गई है, ठीक है जी. अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीटिंग बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम टू. ठीक है, ये शाह आलम टू वही हैं जिनको मीर कासिम और नवाब ऑफ अवध को जिन्होंने सपोर्ट किया था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक. टू डिस्कस ट्रेडिंग राइट्स इन द सब कॉन्टिनेंट. तो आपको पता चल गया कि मीटिंग है ये बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम टू, जिसके अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग राइट्स इन द सब कॉन्टिनेंट. ये बेंजामिन वेस्ट जो हैं उनकी बनाई हुई पेंटिंग है जो इन्होंने 1818 में, ठीक है जी. तो अब हमें ये समझ आ गई. अब हम जाएंगे सवाल की तरफ. ये नहीं है कि तस्वीर देख ली तो लिखना शुरू कर दे कि मुझे ये नजर आ रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना. आपने सवाल जरूर पढ़ना है क्योंकि सवाल के बगैर आप जवाब कैसे देंगे. तो बेटा सवाल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सवाल ये है हमारे पास कि व्हाट मैसेज डिड सोर्स बी इंटेंड टू गिव अबाउट द रिलेशनशिप. तो बात होगी यहाँ पर ताल्लुक पे, बात होगी रिलेशनशिप पे बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम टू. तो बेटा अब इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मैं आप लोगों को वो बताना चाह रहा हूँ. देखें, आपको ये पता चल गया कि हमने रिलेशनशिप के बारे में बताना है जो हमें इस सोर्स से पता चल रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम टू के बारे में. तो कुछ भी नहीं लिखना वहां पर. आपने क्या करना है, आपने पैटर्न को फॉलो करना है. वो आपको ज्यादा लिखने के नंबर नहीं देते कभी भी, वो आपको सही लिखने के नंबर देते हैं, ठीक है. सो आप वहां पर, मैं आपके सामने मार्किंग स्कीम इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको उससे समझ आ जाए कि किस तरह से आपने जो है इस चीज को फॉलो करना है और यही पैटर्न आपने वहां पर फॉलो करना है. देखें, हम लेवल 3 पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे लेवल 1 लेवल 2 पर बात करूं, आप कंफ्यूज हो. लोएस्ट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बात ही जो है वो हाईएस्ट लेवल पर करता हूं ताकि आप लोग जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो वहां पर अचीव कर सकें. सो अकॉर्डिंग टू लेवल 3 you have to write one valid inference supported by a surface feature from source B. That means कि अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मार्किंग स्कीम देखें तो आपको पता चलेगा
कि यहाँ पर सरफेस फीचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस फीचर हम यहाँ से कोई भी रैंडम पिक कर लेते हैं, हम बात करते हैं, हम इस तरह से उसको लिखेंगे कि आई कैन सी अ डॉक्यूमेंट इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द टू। ये हो गया आपका एक सरफेस फीचर। अब आपने अपने माइंड में क्या करना है, अब आपने ये सोचना है कि यार अगर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू राइट वन सरफेस फीचर एंड इट्स वैलिड इन्फरेंस, यू शुड राइट कि आई कैन सी अ डॉक्यूमेंट इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द टू, ठीक है। दिस शोज, या फिर आई कैन इन्फर, या आई अंडरस्टैंड, या आई डिपिक्ट, वट एवर जो भी आपको वहां पे सुटेबल लगे, द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रीटीज एंड डॉक्यूमेंट्स। ये इसका वैलिड इन्फरेंस हो गया। सो मार्किंग स्कीम सेज अगर आप एक सरफेस फीचर लिख रहे हो, प्लीज बुलेट पॉइंट्स में मत लिखा करें बच्चे, बुलेट पॉइंट में लिख कर ले आते हैं, ठीक है। आपने पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, 2 सेंटेंसेस बने 4 बने, लिखना पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। तो आपने बच्चे क्या करना है कि एक वैलिड इन्फरेंस जिसमें हमने कहा कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, सो आई कैन इन्फर, मुझे इससे समझ आ रहा है कि ये कोई ऑफिशियल या फिर ये पॉलिसीज या डॉक्यूमेंट्स या ट्रीटीज के ऊपर बेस्ड है टर्म्स, ठीक है। रिलेशनशिप की बात हो रही है ना। सो भाई अगर आप एक वैलिड इन्फरेंस और उसका एक सरफेस फीचर का जो है आप एक सपोर्टेड वैलिड इन्फरेंस दे रहे हैं, सो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 5 मार्क। को 10-10 बातें 5-5 बातें लिखने की जरूरत नहीं है, एक सरफेस फीचर उसका वैलिड इन्फरेंस, बात खत्म, यू कैन इजीली गेट 4 मार्क। लेकिन दिस इज नॉट आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू अचीव 5 आउट ऑफ 5 मार्क। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट, जस्ट लेट मी रेज दिस, ओके। So to get full mark 5 out of 5 marks, आप क्या करोगे बच्चे, एडिशनल वैलिड इन्फरेंस, दैट मीन्स के आपने पहले एक सरफेस फीचर लिखा, ठीक है, एक सरफेस फीचर लिखा, उसका आपने वैलिड इन्फरेंस दिया, यू गॉट 4 आउट ऑफ 4 मार्क। एडिशनल वैलिड इन्फरेंस सपोर्टेड बाय अ सरफेस फीचर, तो एक और मतलब आप यूं करोगे कि पहले एक सरफेस फीचर उसका वैलिड इन्फरेंस, फिर एक सरफेस फीचर उसका वैलिड इन्फरेंस। दिस इज हाउ यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क, 2 सरफेस फीचर्स के 2 वैलिड इन्फरेंसेस, ठीक है जी। बट यू हैव अनदर ऑप्शन फॉर दैट, और या फिर आप क्या करेंगे कि 1 वैलिड इन्फरेंस सपोर्टेड बाय अ सरफेस फीचर, एक सरफेस फीचर का एक वैलिड इन्फरेंस सोर्स बी से, एंड कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, जो मैं आपको चीज बता रहा था, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज जो आपका अपना नॉलेज होता है, यहां पर आप देख सकते हैं द ब्रिटिश इंपोज दीवानी ट्रीटी ऑन शालम 2, ये कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज आपको सोर्स में नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपको पता है कि ये दीवानी ट्रीटी वाला क्या सीन था शालम के साथ जो ब्रिटिश का वो हुआ था। तो भाई आपने सिंपल वे में क्या करना है, इसे अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरे बच्चों, आपने एक फॉर एग्जांपल ये आपने पहला जो है ये आपने एक सरफेस फीचर लिखा था, ठीक है, डॉक्यूमेंट इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द टू, सो आई कैन इन्फर, ये पहले का वैलिड इन्फरेंस हो गया, द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रीटीज एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दूसरे में आप ये कह सकते हो कि आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर आर फ्लैग्स, स्पीयर्स, वेपन्स इन द पिक्चर, ये आपका हो गया सरफेस फीचर हो गया। सो आई डिपिक्ट या आई इन्फर कि इसमें से आप क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये द रिलेशनशिप इज फॉर्मल एंड सेरेमोनियल, कि ये जो है वो इससे पता चलता है कि एक फॉर्मल इवेंट था या एक फॉर्मल मीटिंग थी, या इस तरह का आप थोड़ा सा उसको पैराफ्रेज करके लिख सकते हो, आपने एक्यूरेट नहीं लिखना होता। तो ये बेहतर तरीका है कि 2 सरफेस फीचर, पहला सरफेस फीचर उसका वैलिड इन्फरेंस, दूसरा सरफेस फीचर उसका वैलिड इन्फरेंस, ठीक है। या फिर अगर आप एक सरफेस फीचर लिख रहे हो और एक वैलिड इन्फरेंस दे रहे हो तो एक कॉन्टेक्सचुअल। लेकिन मैं आप लोगों को जो मशवरा दूंगा इसमें वो ये दूंगा, तो फॉर द सेफर साइड, कि आप एक वैलिड सरफेस फीचर देकर उसका वैलिड इन्फरेंस एक ही पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ के अंदर आपने दूसरा सरफेस फीचर देकर दूसरा सपोर्टेड वैलिड इन्फरेंस, और एंड पर जो है फॉर द सेफर साइड, फॉर योर 1 मार्क, टू सिक्योर योर 1 मार्क, आप एक कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का भी वहां पर कोई पॉइंट दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन 1 का जो सोर्स ए एंड सोर्स बी, एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दीज 2 पार्ट्स इजीली, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेंशन करें, या फिर आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। सो बाकी जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हम बाकी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विश यू गुड लक विद योर सोर्स क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।